की ओर से साफ साफ ये निर्देश है कि जिस तरीके से उनकी कॉल डिटेल्स हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनके मिलने जुलने वाले लोगों की संख्या हो, वो सब कुछ जांच के दायरे में आएगा इस बीच। हालांकि इस बीच पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। अगर इतना बड़ा कांड आपके घर में हो चुका है तो ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इन चीज़ों के क्या आंसर है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट देखिए मेरे हिसाब से टाइम इज नाउ कम फॉर द एंटायर सिस्टम टू बी रिवैम्प्ड, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन एंड टू द सिस्टम ऑफ रिमूवल्स। रिमूवल का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इम्पीचमेंट। Mere resignation is also not enough. अगर ये कांड हुआ है तो अगर कोई छोटा अफसर ये कांड करता तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता कि कांड है आपने रिजाइन कर दिया चले गए और बात दबा दी गई, ये भी गलत है। तो मुकुल रोहतगी को सुना आपने, जो कि कह रहे थे कि अगर ये इतना बड़ा मामला सामने आया है तो ये अपने आप में जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो सच है वो सामने आ जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश, पूरे मामले में जो चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया है, जो सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल खड़े किए गए, साथ ही जो निर्देश दिए गए हैं, वो अपने आप में अहम हो जाते हैं। बीते 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, मिलने जुलने वालों की संख्या, एंट्री एग्जिट और जो स्टाफ काम करता है उनके यहाँ, उसकी डिटेल देनी होगी। यानी कि जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है और मुश्किलें भी जस्टिस वर्मा की। देखिए, जस्टिस वर्मा ने सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है वो ये लगाया है कि उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है। तो साजिश जब की गई है तो वो साजिश कहां तक पहुंची है? उनके स्टोर रूम तक पहुंची है। इसलिए कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया है कि जांच के दायरे, क्योंकि अदालत जो होती है हमेशा आप देखिए कि तमाम तरह के मुकदमे होते हैं जिसमें जांच की बात होती है और अलग सीबीआई जांच को फैसला देती है, किसी और मामले में देती है, तो वो सबसे पहले कहती है कि जो सबूत है उससे छेड़छाड़ न किया जाए, जो उसको प्रिजर्व किया जाए। और यही इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कहा है कि आप जो सबूत है 6 महीने का आपका सीडीआर हो या जो भी एंट्री और एग्जिट का जो रजिस्टर मेंटेन होता है वो हो, जितने कर्मचारी एनडीएमसी के आए हैं, क्योंकि एनडीएमसी के लोग वहां साफ सफाई का जिम्मा होता है, उनकी लिस्ट भी आएगी। साथ में जो सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी होते हैं जो वहां पे मरम्मत का काम करते हैं सरकारी बंगलों में, वहां उनकी भी लिस्ट आएगी। जो इनके पर्सनल स्टाफ पिछले 6 महीने से थे उनकी भी लिस्ट आएगी, क्योंकि वो भी, इनकी भी बातों पर जांच करना जरूरी है, क्योंकि न्याय का ये तकाजा होता है कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाए और उसको देखा जाए, उसको परखा जाए। तो जस्टिस वर्मा जो इतने सीनियर जज हैं, वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनके भी दलीलों को। हमारे साथ काजल भी जुड़ गई है, सफदरजंग के से जुड़ी हुई है काजल, ये वही जगह है जहां से मतलब फायर फाइटर्स वहां पर गए थे और आग को बुझाया गया था। कब वो गए, कब उन्हें जानकारी मिली, डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी है सफदरजंग फायर स्टेशन पर, जहां पर रात को एक कॉल प्राप्त हुई थी कि आग लगी हुई है और ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर फायर स्टेशन पहुंची हुई थी और जहां पर आग को जो है वो काबू पाया गया। और दूसरी तरफ अधजली जो नोटों की बोरियां हैं वो 5 बोरियां पाई गई थी, जिसमें 500 की नोटें थी। और लगातार ये अब सीजीआई की तरफ से भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर यशवंत वर्मा इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इतने भारी मात्रा में कैश उनके घर से कैसे बरामद हुआ, और अगर वो सफाई हुई, जो जली हुई जो नोटें थी उनकी सफाई हुई, तो उस सफाई को करने वाला व्यक्ति कौन था। दूसरी तरफ उनसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि यशवंत वर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि जहां से ये कैश बरामद हुआ है और जहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, वहां पर उनके घर के जो सदस्य हैं उनका आना जाना होता है और वो पूरी खुली जगह है। तो ये कहीं ना कहीं यशवंत वर्मा का कहना यह है कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होता और शायद ये आग नहीं लगती, शॉर्ट सर्किट नहीं होती, तो शायद इसका खुलासा होता भी नहीं।
बिल्कुल कोमल, और यही वजह है कि जो सवाल है तमाम खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ वकील, यहाँ पे जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का ये दरअसल प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीके से पूरे मामले में जो सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील कुमार तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कुमार तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। सबसे पहले तो सवाल दरअसल ये कि छोटी सी आग ने न्यायपालिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के मन में वहम है, भ्रम है, सवाल है और अविश्वास की भावना भी आ गई है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी पूरे कैश कांड को लेकर, जरा पहले वो जान लेते हैं, फिर आगे सवाल जवाब। हेलो सर, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें दिए। पहले तो जुडिशरी इस तरीके के मामले में जो है जुडिशरी के ऊपर एक सवाल जो है उठना लाजमी है, तो इसलिए चीफ जस्टिस ने इस सारी चीज को क्लैरिटी, क्योंकि इससे कुछ चीजें में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए 3 लोगों की एक कमेटी इसमें बहुत ही डीपर इंक्वायरी के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है। बाकी चीजें जब इंक्वायरी होगी तो बाकी चीजें सब निकल के आएंगी, तब सब बाकी चीजें देखा जाएगा फिर तब। लेकिन ठीक है, हमारे साथ संजीव उनियाल भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील है, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं, उनके पास चलेंगे। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कैश मिला, जले हुए अधजले नोट मिले और उसके बाद अगले दिन सफाई हो गई, लेकिन कैश इतना अंदर पहुंचा कैसे? एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि एक जज जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, किसी का भी अंदर जाना मुमकिन नहीं होता, किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, एक बार बताइए। देखिए, ये सारी बातें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी कैपिटल के, बहुत ही संवेदनशील और अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है, प्रोटोकॉल्स है उसमें कोई भी पुलिस वाला क्या कोई पंछी पर नहीं मार सकता, और उसमें अचानक इस तरह का कांड किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो चीजें सारी खुलासा हुआ उनका। तो मुझे लग रहा है कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए इसे, या उनका बेड लक कहिए, या और भी कितने जज ऐसे होंगे जिनके शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ पर पैसे जरूर मिल सकते। मैं तो यहां तक भी कई बार कहता हूं। ठीक है, लेकिन उनियाल जी, सवाल दरअसल ये भी खड़ा होता है कि आपने बहुत सारे बंगले देखे होंगे जो जजेस को अलॉट होते हैं। उन बंगलों में तो एंट्री तो एक ही होती है, लेकिन पीछे स्टोर रूम भी दिए होते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो जज का बंगला है, जो उसके पीछे का स्टोर रूम है, एक्सेस किसी और का भी हो? और वो चूंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो कि स्टोर रूम मेरे बंगले के पीछे के हिस्से में है, मेरी फैमिली का एक्सेस वहां तक नहीं था, क्या ये संभव है? क्या ये मान सकते हैं कोई भी कि कोई बाहरी व्यक्ति जाए, बोरे रख के चला जाए, या पैसे किसी और के हो, परिवार को पता तक ना चले कि किसके पैसे कहाँ रखे हुए? देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि सबसे सेफ जगह पैसा रखने के लिए कहां मानी जाती है। वो ऐसी जगह मानी जाती है, पुलिस ऑफिसर का घर हो या किसी जज का घर हो। तो ये भी एक संशय निकल कर आता है कि उसकी एंट्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो सर्वेंट होता है या सर्विस वाला जो फ्लैट होता है उसकी एंट्री पीछे से होती है, और उसमें क्लास 4 के लोग भी रहते हैं। तो हो सकता है कि कभी इतनी बड़ा पोस्ट है वहां तक ना जाएं, कभी उस घर तक ना जाते हो, तो कुछ लोग छुपाने के लिए भी मुझे लगता है इससे सेफ जगह उनको नहीं लगती होगी। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमें इसको जो है ना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पर जिस हिसाब से कमेटी बैठी हुई है, बहुत शीर्ष कमेटी, 3 चीफ जस्टिस है उसमें और 2 और जजेस हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वो सब मिलकर ये बता पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, मसला क्या था। इतना 15 करोड़ या इतना पैसा मिलना एक साथ कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी देखिए उड़ती रहती है वकीलों के बीच में कि फला बेल लेने के इतने पैसे ले लेते हैं, जो है वो किसी को जो है एक्स पार्टी ऑर्डर करने के इतने पैसे ले लेते हैं और स्टे के इतने। तो ये सब सुनने में आता है, और इस तरह के पैसे जब किसी जज के यहाँ से निकलते हैं, वो भी जस्टिस वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनके यहाँ से अगर पैसा निकलता है तो शक की सुई तो कहीं ना कहीं जाती है। बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं जिनका सच सामने आएगा, लेकिन जांच के बाद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।